नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा रविवार को खत्म हो गया। आखिरकार सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। प्रचंड का बतौर प्रधानमंत्री ये तीसरा कार्यकाल होगा। लोकतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी पुष्प कमल दहल को ही मिला था। रविवार शाम को राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत प्रतिनिधि सभा के पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। प्रचंड के नेपाल का पीएम नियुक्त होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वो प्रचंड के साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में देख रहे हैं। आपको बता दें, प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर प्रतिनिधि सभा यानी नेपाल संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार बनाने के लिए इस बात को लेकर सहमति बनी है कि प्रचंड और ओली बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पहली बारी प्रचंड को मिलेगी। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच पीएम पद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल और अन्य छोटे दलों के समर्थन से पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम बन सके। पीएम बनने से पहले भी प्रचंड ने दावा किया था कि अगली सरकार बनाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। अब आपको बताते हैं नेपाल में विद्रोही नेता की पहचान रखने वाले पुष्प कमल दहल के बारे में। पोखरा के करीब कास्की जिले के धिकुर पोखरी में 11 दिसंबर 1954 को जन्मे पुष्प कमल दहल की पहचान नेपाल में विद्रोही नेता के तौर पर भी रही है। प्रचंड ने 6 बार अपना नाम बदला है। भूमिगत रहते हुए उन्होंने कल्याण, विश्वास, निर्माण और प्रचंड नाम लिया। इससे पहले वो छविलाल से पुष्प कमल बने थे। राजनीति में आने से पहले प्रचंड नेपाल में एक सशस्त्र माओवादी विद्रोह का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर भी कॉमरेड प्रचंड के नाम से है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह को न केवल लीड किया था, बल्कि हिमालयी देश के राजशाही शासन को खत्म कर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की थी। वो 2008, 2009 और फिर 2016 से लेकर 17 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रचंड की शिक्षा दीक्षा चितवन जिले में हुई है। चितवन में ही एक टीचर के संपर्क में आने के बाद वामपंथ को लेकर उनकी रुचि बढ़ी। उसके बाद साल 1975 में उन्होंने चितवन जिले के रामपुर में कृषि और पशु विज्ञान संस्थान से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1972 से टीचिंग को अपना पेशा बनाया। 1975 में वो USAID से जुड़े और फिर साल 1981 में दहल नेपाल की अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1989 में वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी मशाल के महासचिव बन गए। यही पार्टी बाद में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनी। 1996 में जब नेपाल में राजशाही के खात्मे के लिए विद्रोही अभियान शुरू हुआ, तो विद्रोह के 13 सालों के दौरान प्रचंड अंडरग्राउंड रहे। खास बात यह है कि उस दौरान 8 साल उन्होंने भारत में भी बिताए थे। ऐसे में जानना जरूरी है कि उनके भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं। आपको बता दें, पुष्प कमल दहल और केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। वहीं भारत में मौजूद सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा के ज्यादा नजदीक है। ऐसे में इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। इसके अलावा 2 साल पहले जब केपी शर्मा ओली नेपाल की सत्ता संभाल रहे थे, उस समय वो चीन के साथ BRI समझौता करने में खासी रुचि रखते थे। ऐसा देखा जाए तो नेपाल की नई सरकार भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं प्रचंड की नई सरकार में केपी शर्मा ओली की पार्टी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होने के कारण प्रचंड सरकार में उनका दखल भी ज्यादा रहेगा। इसे देखते हुए कालापानी और लिपुलेख को लेकर पहले शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से सर उठा सकता है। प्रचंड इसी साल जुलाई में अपनी 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए थे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही यहाँ उन्होंने 1950 के भारत नेपाल मैत्री समझौते की समीक्षा की मांग को उठाया था। उन्होंने कहा था, कुछ मुद्दे इतिहास में मिले हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है।